लास्ट वीडियो में मैं आप लोगों को अबनॉर्मल लॉस और नॉर्मल लॉस का डिफरेंस बता रहा था। अबनॉर्मल लॉस जब भी फायर थेफ्ट या एक्सीडेंट लिखा हुआ हो तो अबनॉर्मल लॉस होता है, और जब भी नेचुरल कॉजेस लिखा हुआ हो, इवोपरेशन लिखा हुआ हो या लीकेज लिखा हुआ हो तो नॉर्मल लॉस होता है। अबनॉर्मल लॉस की एंट्री होती है क्रेडिट साइड पे, नॉर्मल लॉस की एंट्री नहीं होती है। ठीक है, नॉर्मल लॉस जो है वो सिर्फ क्लोथिंग स्टॉक निकालते टाइम माइनस हो जाता है। नॉर्मल मैं अच्छी तरह लिखूं बहुत डिटेल में, ओनली द क्वांटिटी ऑफ नॉर्मल लॉस is deducted while calculating clothing stock। ये इस चैप्टर की दो सबसे ज्यादा हार्ड जो पॉइंट्स हैं, नॉर्मल लॉस और अबनॉर्मल लॉस, उसकी सारी बातें मैंने आपको बता दी। ठीक है, तो अभी नहीं लिखो, मैं 5 मिनट के बाद लिखने का टाइम दूंगा। नॉर्मल लॉस की सिर्फ क्वांटिटी माइनस होती है क्लोथिंग स्टॉक निकालते टाइम। ठीक है, अब जैसे जैसे हम क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 चल रहा था, वैसे वैसे मैं साथ में रूल्स भी आपको साथ में बताते जाऊंगा। ठीक है, अब अबनॉर्मल लॉस चल रहा था हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 पे हम पहुंचे थे। ये क्वेश्चन नंबर 3, इसमें लिखा हुआ था कि 1000 टेबल फैंस कॉस्टिंग ₹300 ईच। पहले कंसाइनर ने भेजे 1000 फैंस, फिर फ्रेट एंड अदर चार्जेस ऑन द कंसाइनमेंट अमाउंटेड टू 25,000। अब यहां से लेकर हमारा बाकी था 100 टेबल फैंस were destroyed in transit। इन ट्रांजिट शब्द का ध्यान रखना, ड्यू टू एक्सीडेंट। अब एक्सीडेंट को हम लोग क्या बोलेंगे? अबनॉर्मल लॉस। ये मैंने सब रूल्स में बता दिया कि एक्सीडेंट लिखा हुआ है, फायर थेफ्ट एक्सीडेंट मतलब अबनॉर्मल लॉस। एंड द इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड द क्लेम ऑफ ₹12,000। कितने फैंस डिस्ट्रॉय हुए? 100। टोटल कितने फैंस थे? 1000। टोटल कितने फैंस कंसाइनर ने भेजे? 1000। उससे डिस्ट्रॉय कितने हुए? 100। अब मैं अबनॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन बता रहा हूं आपको, सुनना ध्यान से। ये वर्किंग नोट्स हमारे, वर्किंग नोट्स में वन नंबर फर्स्ट पॉइंट, वैल्यूएशन ऑफ अबनॉर्मल लॉस। क्योंकि एक्सीडेंट लिखा हुआ है ना बेटा, एक्सीडेंट लिखा हुआ है, फायर थेफ्ट या एक्सीडेंट, तो वो अबनॉर्मल लॉस होता है। इसमें सबसे पहले कॉस्ट, इस चैप्टर में 2 बार वैल्यूएशन होता है। एक बार अबनॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन होता है वर्किंग नोट्स में, एक होता है वैल्यूएशन ऑफ अबनॉर्मल लॉस, और एक होता है वैल्यूएशन ऑफ क्लोथिंग स्टॉक। तो किसी भी चीज का वैल्यूएशन हो, आप स्टार्ट हमेशा कॉस्ट प्राइस से ही करना। कॉस्ट ऑफ गुड्स डिस्ट्रॉयड, तो जो हमारे गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए उनकी कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट ऑफ गुड्स डिस्ट्रॉयड, कितने गुड्स फैंस डिस्ट्रॉय हुए? 100 फैंस। और आपको याद होगा एक फैन कितने का था? 300 रुपए का था। मैं दिखा देता हूं आपको। स्टार्टिंग में कंसाइनर ने भेजे थे 1000 फैंस, ये रहा। स्टार्टिंग में कंसाइनर ने भेजे थे 1000 फैंस, 300 रुपए का एक। उसने 100 फैन डिस्ट्रॉय हो गए, 300 रुपए का एक। तो यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी 100 फैंस मल्टीप्लाई 300 रुपए का एक फैन, तो ये अमाउंट आ जाएगी 30,000। 30,000 रुपीज। अब इसमें एक होता है एड प्रपोर्शनेट एक्सपेंसेस, एक होता है एड प्रपोर्शन एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर। एड प्रपोर्शन एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर, कंसाइनर के एक्सपेंसेस हम लोग ऐड करेंगे। उसका एकदम बेसिक बच्चों वाला तरीका बता रहा हूं। कितने फैंस कंसाइनर ने भेजे थे, उस पे कंसाइनर ने कितना एक्सपेंस किया था। अब आपको याद होगा कंसाइनर ने 1000 फैंस भेजे थे और उस पे कंसाइनर ने 25,000 रुपीज खर्चा किया था। अगर आपको देखना हो, ये रहा कंसाइनर के एक्सपेंसेस 25,000। तो कंसाइनर ने ये 25,000 रुपीज खर्चा किया था 1000 फैंस पे।
तो हम प्रोपोर्शनेट निकालेंगे कि 1000 फैंस जब कंसाइनर ने भेजे तब 25,000 खर्चा किया। 1000 फैंस पे कंसाइनर ने 25,000 खर्चा किया। इन 1000 फैंस में से 100 फैन रास्ते में डिस्ट्रॉय हो गए ड्यू टू एक्सीडेंट, तो उन 100 फैन का खर्चा कितना होगा ये हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। एकदम बच्चों के जैसे बता रहा हूं मैं कि 1000 फैंस का एक्सपेंस 25,000, तो 100 फैंस का खर्चा कितना, ठीक है। ऑब्वियसली ये 2500 आएगा, इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय 25,000 डिवाइडेड बाय 1000, तो इसका आंसर आएगा 2500। मतलब हमारा प्रोपोर्शन एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर हुआ 2500। अब एक पॉइंट और बता रहा हूं, सुनना ध्यान से। इसके बाद कभी कभी एड प्रोपोर्शन एक्सपेंस ऑफ कंसाइनी भी होता है। इस क्वेश्चन में नहीं होगा, सिर्फ समझा रहा हूं। कभी कभी एड प्रोपोर्शन एक्सपेंस ऑफ कंसाइनी भी होता है। कब? अब मैं पूरी स्टोरी एक डायग्राम में बता रहा हूं आपको, सुनना ध्यान से। एक डायग्राम बताता हूं तो आपके दिमाग में पूरी स्टोरी क्लियर हो जाएगी। ये कंसाइनर है, ये डायग्राम हर क्वेश्चन में बनाया करो। ये कंसाइनर है और ये कंसाइनी है। ये डायग्राम बनाओगे तो हमेशा बहुत इजी रहेगा। कंसाइनर ने कंसाइनी को गुड्स भेजे। कितने गुड्स भेजे? 1000 फैंस भेजे। उसमें से 100 फैंस रास्ते में, आपको याद है मैंने अंडरलाइन किया था इन ट्रांजिट। 100 फैंस रास्ते में इन ट्रांजिट डिस्ट्रॉय हो गए ड्यू टू एक्सीडेंट। ये डायग्राम बनाना हमेशा। तो बाकी कंसाइनी के पास कितने फैंस पहुंचे? 900 फैंस पहुंचे। अब कंसाइनर ने जब फैन भेजे थे तो कंसाइनर ने 25,000 रुपीज एक्सपेंस पे किया था। अब ये जो 100 फैन डिस्ट्रॉय हुए होंगे, ये जो 100 फैन डिस्ट्रॉय हुए होंगे, ये इन्हीं 1000 फैंस में से डिस्ट्रॉय हुए थे। इन्हीं 1000 फैंस में से 100 फैंस डिस्ट्रॉय हो गए, बाकी 900 फैन कंसाइनी के पास पहुंच गए। तो जब ये 1000 फैंस कंसाइनर ने भेजे थे तब इन 1000 फैंस पे कंसाइनर ने 25,000 एक्सपेंस पे किया था। तो अभी अभी हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया कि 1000 फैंस का एक्सपेंस 25,000, तो 100 फैंस का खर्चा कितना? 1000 फैंस का खर्चा 25,000, तो 100 फैंस का खर्चा कितना? तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाला था और वो खर्चा आया था 2500। ये रहा 2500। डन यहां तक? अब दिमाग लगाओ, ये जो 100 फैंस डिस्ट्रॉय हुए ये रास्ते में ही डिस्ट्रॉय हो गए इन ट्रांजिट। ये जो 100 फैन डिस्ट्रॉय हुए ये इन ट्रांजिट रास्ते में डिस्ट्रॉय हो गए। मतलब ये 100 फैन कंसाइनी के पास पहुंचे ही नहीं। और अगर ये 100 फैन कंसाइनी के पास पहुंचे ही नहीं तो इन 100 फैंस पे कंसाइनी ने खर्चा एक्सपेंस किया ही नहीं होगा, क्योंकि ये रास्ते में ही डिस्ट्रॉय हो गए। तो इन 100 फैंस पे कंसाइनी का खर्चा ऐड नहीं होगा। तो दो बातें होती है, सुनना ध्यान से। जब भी आप अबनॉर्मल लॉस निकाल रहे हो, जब भी आप अबनॉर्मल लॉस की वैल्यू निकाल रहे हो, तो ये 30,000 मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स डिस्ट्रॉयड, ये प्लस करना जरूरी होता है। ये 2500 प्रोपोर्शन एक्सपेंस ऑफ कंसाइनी, सॉरी प्रोपोर्शन एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर, ये प्लस करना जरूरी होता है। अब प्रोपोर्शन एक्सपेंस ऑफ कंसाइनी कभी कभी प्लस होता भी है। अगर प्रोपोर्शन एक्सपेंस ऑफ कंसाइनी कभी कभी प्लस होता भी है और कभी कभी प्लस नहीं भी होता है। पहली दो अमाउंट लिखना कंपलसरी है। तीसरी अमाउंट प्रोपोर्शन एक्सपेंस ऑफ कंसाइनी कब प्लस होगा कब नहीं होगा उसका लॉजिक बता रहा हूं। अगर रास्ते में ही गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए इन ट्रांजिट तो ये हो जाएगा 0। प्रोपोर्शन एक्सपेंस ऑफ कंसाइनी प्लस नहीं होगा क्योंकि कंसाइनी के पास ये वाले 100 फैंस पहुंचे ही नहीं, तो कंसाइनी ने इन 100 फैंस पे खर्चा किया ही नहीं होगा। लेकिन अगर यही 100 फैंस कंसाइनी के गोडाउन में पहुंच गए होते
फिर कंसाइनी के गोडाउन में अबनॉर्मल लॉस हुआ होता तो हम लोग यहाँ पे कंसाइनी का प्रोपोर्शन एक्सपेंस भी प्लस करेंगे। तो दो बातें होती है कि गुड्स डिस्ट्रॉय कहां पे हुए, इन ट्रांजिट के कंसाइनी के गोडाउन में। इन ट्रांजिट है तो ये एक्सपेंस प्लस नहीं करना है। कंसाइनी के गोडाउन में अबनॉर्मल लॉस हुआ है तो ये एक्सपेंसेस प्लस करने हैं कंसाइनी के। तो दो बातें होती है, ठीक है, याद रहेगा। मैं यहाँ पे नोट करके लिख देता हूं, यहाँ पे मैं नोट करके लिख देता हूं। इन ट्रांजिट है कि इन द गोडाउन ऑफ कंसाइनी है। अगर कंसाइनी के गोडाउन में फायर या थेफ्ट या एक्सीडेंट हुआ है तो कंसाइनी ने खर्चा कर दिया होगा, उसके बाद फायर या थेफ्ट या एक्सीडेंट हुआ होगा तो कंसाइनी के खर्चे प्लस होंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूं नो और यहाँ पे मैं लिख देता हूं यस, ठीक है। अगर इन ट्रांजिट गुड्स डिस्ट्रॉय हुए हैं तो कंसाइनी के खर्चे प्लस करने हैं, नहीं करने हैं। अगर कंसाइनी के गोडाउन में अबनॉर्मल लॉस हुआ है तो कंसाइनी के खर्चे प्लस करने हैं, हाँ करने हैं। वो जब आएगा तो मैं अमाउंट्स के साथ बता दूंगा। इस क्वेश्चन में दो इन ट्रांजिट था तो कंसाइनी के खर्चे प्लस नहीं होंगे। डन। तो ये मैं थियरी वाले पेजेस में जाके नोट कर लेता हूं। यहाँ पे अबनॉर्मल लॉस में सुनना ध्यान से, इफ द गुड्स आर destroyed in transit, if the goods are destroyed in transit, then the proportionate expenses of consignee will not be added, will not be added। तो मैं यहाँ पे नॉट को हाईलाइट कर देता हूं। If the goods are destroyed in transit, then the proportionate expense of consignee will not be added, क्योंकि रास्ते में ही डिस्ट्रॉय हो गए, कंसाइनी के पास वो गुड्स पहुंचे ही नहीं, पहले ही डिस्ट्रॉय हो गए, तो कंसाइनी का खर्चा प्लस नहीं करना है। अब इसको कॉपी पेस्ट करके थोड़ा चेंज करते हैं, कॉपी पेस्ट। If the goods are destroyed in the godown if the goods are destroyed in the godown of consignee, if the goods are destroyed in the godown of consignee, then proportion expense of consignee will be added। ठीक है, दो बातें क्लियर हो गई। रास्ते में डिस्ट्रॉय हुआ है तो कंसाइनी का खर्चा प्लस नहीं करना है। कंसाइनी के गोडाउन में गुड्स पहुंच गए फिर डिस्ट्रॉय हुए तो कंसाइनी का खर्चा प्लस करना है। तो अबनॉर्मल लॉस में मैक्सिमम 3 अमाउंट होती है। अबनॉर्मल लॉस में मैक्सिमम 3 अमाउंट होती है। फर्स्ट वाली अमाउंट हमेशा लिखनी है, सेकंड वाली अमाउंट हमेशा लिखनी है और थर्ड वाली अमाउंट कभी हाँ कभी ना। अब हम इसका टोटल करेंगे, इसका टोटल कर लेते हैं। अभी हम इसका टोटल कर लेते हैं कि टोटल कॉस्ट कितना हुआ। हमारे गुड्स की टोटल वैल्यू हो गई 30,000 और 2500। हमारे गुड्स की वैल्यू हो गई 30,000 और 2500, तो हमारे गुड्स की टोटल वैल्यू हो गई 32,500। इस 32,500 में से आपको याद होगा कि इंश्योरेंस कंपनी ने कितना क्लेम एक्सेप्ट किया था, शायद 12 या 14,000 था। मैं क्वेश्चन में देख लेता हूं। इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड द क्लेम, यहाँ पे ऑफ आएगा, ऑफ ₹12,000। इंश्योरेंस कंपनी ने 12,000 का क्लेम एक्सेप्ट किया तो हमारे गुड्स की टोटल वैल्यू है 32,500। उसमें से 12,000 रुपए का क्लेम इंश्योरेंस कंपनी ने एक्सेप्ट कर लिया, तो लेस इंश्योरेंस
कंपनी क्लेम। तो इंश्योरेंस कंपनी ने अगर 12,000 का टोटल हमारे गुड्स डिस्ट्रॉय हुए 32,500 के, उसे दे 12,000 इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एक्सेप्ट कर लिया, तो बाकी जो बचा वो हमारे बिजनेस का अबनॉर्मल लॉस, मतलब 32,500 माइनस 12,000, बाकी 20,500 जो बच गया, ये 20,500 हमारे बिजनेस का अबनॉर्मल लॉस है। अब इसके इफेक्ट्स ऐसे याद रखो कि लास्ट की दो अमाउंट हमेशा कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी। एक ये 12,000 रुपए कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, और एक 20,500 ये भी कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। क्यों क्रेडिट होंगे वो मैं रीजन बताऊंगा, अभी तो जस्ट कैलकुलेशन बताइए। तो ये था पूरा अबनॉर्मल लॉस की स्टोरी। हर एक शब्द याद रखना कि यहाँ पे आपको शुरू करना है हमेशा कॉस्ट प्राइस से, हमेशा आपको शुरू कॉस्ट प्राइस से ही करना है, ठीक है। फिर प्रोपोर्शन एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर ये हमेशा प्लस करना है, और प्रोपोर्शन एक्सपेंस ऑफ कंसाइनी कभी हाँ कभी नहीं, ओके। अब ये दोनों अमाउंट क्रेडिट क्यों होगी कंसाइनमेंट अकाउंट में वो बता दो। तो 20,500 हमारा अबनॉर्मल लॉस है, ये कंसाइनमेंट अकाउंट हमारा क्रेडिट क्यों होगा मैं रीजन बताता हूं। 12,000 रुपए इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एक्सेप्ट किया, और 20,500 हमारा अबनॉर्मल लॉस। तो 12,000 को लिखेंगे बाय इंश्योरेंस कंपनी क्लेम, बाय इंश्योरेंस कंपनी क्लेम, और जो 20,500 हमारा लॉस हुआ उसको बोलेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ब्रैकेट में अबनॉर्मल लॉस, ब्रैकेट में अबनॉर्मल लॉस। अब ये दोनों क्रेडिट क्यों हुए उसका थोड़ा फंडामेंटल समझा देता हूं, ये दोनों क्रेडिट क्यों हुए। एक्चुअली बेटा ये लॉस क्रेडिट नहीं हुआ, दो तरीकों से समझाता हूं। ये लॉस का सेकंड इफेक्ट है। यहाँ पे लॉस क्रेडिट होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होगा। देखो यहाँ पे लिखा है ना बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसकी पोस्टिंग सोच के देखो, यहाँ पे क्रेडिट तो पीएनएल में होगा डेबिट, मतलब पीएनएल में इसका सीधा इफेक्ट होगा। एक तरीका समझने का। दूसरा तरीका समझने का कि ये जीजीओटीएस है। क्या है? जीजीओटीएस। टोटल 3,25,000 के गुड्स हमने खरीदे, 3,25,000 के गुड्स खरीदे, मतलब उसमें 1,000 फैंस है। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे ना तो इन दोनों का टोटल 32,500 है। तो अगर 1000 फैंस की वैल्यू, 1000 फैंस की वैल्यू 3,25,000 है, तो उसमें से 100 फैंस हमारे चले गए, 100 फैंस चले गए, जीजीओटीएस, गुड्स गॉन अदर देन सेल्स। तो जो 100 फैन हमारे चले गए उनकी वैल्यू 32,500 होगी ना। 1000 फैंस की वैल्यू 3,25,000, तो 100 फैंस की वैल्यू कितनी? 32,500। इतने हमारे फैंस जीजीओटीएस, गुड्स बर्न बाय फायर, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय एक्सीडेंट। इसलिए क्रेडिट हुआ क्योंकि ये जीजीओटीएस है। आप लोग न्यू सिलेबस वाले हो, आप लोग क्या करते थे, जितना भी जीजीओटीएस होता था उतना ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे परचेज में से माइनस करते थे। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, परचेज में से माइनस, जितना भी जीजीओटीएस हो। लेकिन इस चैप्टर में परचेज में से माइनस नहीं किया हुआ है, मतलब डेबिट साइड से जीजीओटीएस माइनस नहीं किया हुआ है, क्रेडिट साइड पे ऐड किया हुआ है। तो एक्चुअली ये जीजीओटीएस है, इसलिए क्रेडिट हुआ। ठीक है, यहाँ पे मैं वीडियो पॉज करूंगा, आप लोग भी वीडियो पॉज करना जो लोग रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहे हैं, और जितना मैंने अभी तक समझाया उतना लिख लेना। पहले थियरी वाले पेजेस में जाके 2 मिनट में रुक जाता हूं, जैसे आप लोग नोट कर सको ये सारे टॉपिक्स। थियरी वाले पेजेस में जाओ और ये सब लिख लो, अब नॉर्मल लॉस और नॉर्मल लॉस। रिकॉर्डेड लेक्चर हो तो वीडियो पॉज करके सब कुछ यहां तक लिख लेना, फिर मैं आगे समझाता हूं।